अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ गुलाम अकबर, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर। तो आज की वीडियो है हमारी हाउ टू रिमेन कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग एन MD-CAT एग्ज़ाम एंड हाउ टू डू योर फाइनल रिवीजन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको अपनी फाइनल रिवीजन किस तरीके से करनी चाहिए। तो जो एंड वाले डेज़ होते हैं वो हर पर्सन के लिए डिफरेंट होते हैं, हर किसी का सेम सिनेरियो नहीं हो सकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग की होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग नहीं की होती, कुछ लोगों के ऐसे होते हैं जिनका कोई एक सब्जेक्ट वीक होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ना अपनी फाइनल रिवीजन सारी कंपाइल की होती है। तो आपने एंड वाले डेज़ में क्या करना होता है, जो आपके पास एंड वाले 2 या 3 डेज़ बच जाते हैं जो आपनी फाइनल रिवीजन करनी होती है, उसमें अगर आपने तो शॉर्ट लिस्टिंग की हुई है तो मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप शॉर्ट लिस्टिंग से अपनी तैयारी करें, क्योंकि आपके पास टाइम भी कम होता है और 4 सब्जेक्ट को इस तरीके से बार बार रिवाइज़ करना आपके लिए आसान नहीं होगा। फाइनल रिवीजन करते वक्त बस आपका इतना माइंड में होना चाहिए कि आप लोग ना अच्छे तरीके से ना आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको जो भूलने वाली चीज़ें हैं वो आप अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर लें, या आपके जो वीक पॉइंट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएं। मैंने खुद लास्ट टाइम शॉर्ट लिस्टिंग नहीं की थी, तो मैंने एंड वाले डेज़ में क्या किया था कि जो मैंने पूरा साल पढ़ा था या मैंने पूरे 3-4 मंथ तैयारी की थी, तो मैं ना जो मेरे पॉइंट ज़्यादा भूलने वाले होते थे मैं उनको हाईलाइट कर देता था, या कुछ ऐसे पॉइंट्स होते थे जो मुझे लगता था कि इंटरलिंक हो रहे हैं और मुझे भूल सकते हैं, तो मैं इन पॉइंट्स को हाईलाइट करके या कहीं अलग लिख लेता था। तो मैंने एंड वाले डेज़ में अपनी फाइनल रिवीजन इस तरीके से की थी कि मैंने ना अपने उन वीक पॉइंट्स को अच्छे तरीके से किया था, और मेनली मैंने बायोलॉजी को एंड वाले डेज़ में रिवाइज़ किया था। बायोलॉजी को रिवाइज़ करने की रीज़न क्या होती है, बाकी चीज़ें सारी कॉन्सेप्चुअली आपको याद रह जाएंगी, फिजिक्स आपको याद रह जाएगी, केमिस्ट्री आपको कॉन्सेप्ट्स हैं तो वो भी याद रह जाएंगे। जो आपकी मिस्टेक हो रही होती है ना वो आपकी वहाँ पे जाके ना इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस की हो रही होती है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको भूल जाते हैं, कॉन्सेप्ट आपको फिर भी याद रहते हैं। तो एंड वाले डेज़ में आपने ये ट्राई करनी कि आप लोग मैक्सिमम ना अपनी इन्फॉर्मेशन बेस्ड चीज़ें उनको अच्छे तरीके से क्लियर करें, और कोशिश करें कि एंड वाले डेज़ में अच्छे तरीके से बायोलॉजी को रिवाइज़ कर लें। अगर आपने शॉर्ट लिस्टिंग की तो अपनी शॉर्ट लिस्टिंग से तैयारी करें, अगर आपने शॉर्ट लिस्टिंग नहीं की तो आपने जो बुक पे पॉइंट्स नोट किए हुए थे या जिस तरीके से आपने हाईलाइट किया हुआ था उन चीज़ों को आप एंड वाले डेज़ में करें। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप लोगों ने कॉन्फिडेंट किस तरीके से रहना है एग्ज़ाम के अंदर। अगर आपकी तैयारी 3-4 मंथ में बहुत अच्छी भी हो ना, बहुत अच्छी भी हो, अगर आप वहाँ पे जाके 3-4 घंटे में अच्छा उसको परफॉर्म ना कर सके तो आपकी इस 3-4 मंथ की तैयारी का कोई फ़ायदा नहीं होता। अकॉर्डिंग टू मी आपकी प्रिपरेशन 50% मैटर करती है, और आपका जो वहाँ पे सॉल्व करना है ना वो भी 50% मैटर करता है। अब मिस्टेक्स क्या हो रही होती हैं, हम कॉन्फिडेंट क्यों नहीं रह रहे होते, हम लोगों ने ना हम अकेडमीज़ में टेस्ट दे रहे होते हैं, हमारे वहाँ पे पूरे पूरे मार्क्स आ रहे होते हैं, हमारे लिए कोई ही एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो हमें आउट ऑफ सिलेबस लग रहा होता है, हमें नहीं आ रहा होता, लेकिन NMD-CAT में जाके वो सिनेरियो नहीं बनता। NMD-CAT में आपको काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होंगे, या एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो बंदे को नहीं आ रहे होते फर्स्ट टर्न पे, और लग रहा होता है कि शायद मुझे आते ही नहीं है, और बिल्कुल उनका कॉन्सेप्ट एक बार माइंड में नहीं आ रहा होता। तो आपने जब जाना है तो आपने सबसे पहले आपने ना अंदर एक तो अपनी तैयारी पे कॉन्फिडेंस रख के जाना है कि जो सब लोग हैं ना, जो क्वेश्चन अगर मुझे नहीं आता होगा ना वो सब लोगों को नहीं आता होगा, वो सब लोगों का वीक पॉइंट होगा। अगर मेरा गलत हो रहा है तो सबका गलत हो रहा होगा, मुझे 10 क्वेश्चन नहीं आते तो सबको 10 क्वेश्चन नहीं आते होंगे। तो अपने आप को इस तरीके से ना रखना है कि जो चीज़ें हैं ना वो सबके लिए बराबर हैं। दूसरी बात आपने क्या करनी है, एग्ज़ाम में जाने से पहले ना आप लोगों ने एक मार्जिन रख के जाना है कि अगर मेरे ना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों ने उतने गलत करके आने, मार्जिन रख के जाना है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे ना 200 में से ना 20 MCQs मुझे ना भी आते हुए ना तो मुझे मसला नहीं, मेरा 20 MCQs का मार्जिन है, मैंने 180 ठीक करने। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों ने 20 रॉन्ग करके आने, उसका फ़ायदा आप लोगों को क्या होगा। अगर आप लोग वहाँ पे दे रहे हैं पेपर, आपको कोई एक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है, आपको नहीं आ रहा, आप कहेंगे यार कोई बात नहीं, मेरे तो अभी 19 क्वेश्चन का मार्जिन पड़ा है, मैंने तो 20 का मार्जिन रखा था, मैंने तो 180 मार्क्स लेने हैं, आपको 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे, अब आपको इवन 10 to 15 क्वेश्चन भी नहीं आ रहे हैं ना, तो आप लोग इस बात पे खुश होंगे कि अच्छा कोई बात नहीं, मैं अपने मार्जिन से अभी तक भी ऊपर हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो 15 MCQs रॉन्ग हो जाएंगे। फिर आप पर जब प्रेशर नहीं होगा ना, आप जब वो 15 MCQs दोबारा रीडिंग करके करेंगे तो 15 MCQs में से भी आपके 12 to 13 MCQs सॉल्व हो जाएंगे। ये एक बड़ी प्रो टिप है, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे साथ क्या हुआ था कि जो PMC थी उसमें आउट ऑफ सिलेबस का बड़ा ज़्यादा इशू था। इवन के लोगों के मार्क्स 210 में से ना 160 165 की लाइन में आ रहे थे। तो मैंने स्टार्ट से एक मार्जिन रख के गया, मैंने मार्जिन रख के गया, मैंने कहा ना मेरे अगर 50 MCQs भी रॉन्ग हो गए ना तो मुझे कोई मसला नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैंने 50 रॉन्ग करके आने थे, उसका मुझे फ़ायदा क्या हुआ, मैं वहाँ पे गया तो मेरी बार MCQs काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस थे, इवन के आउट ऑफ बुक MCQs दिए हुए थे, क्योंकि PMC ने जो इस बार लास्ट टाइम बनाया था पेपर वो बहुत कम टाइम में बनाया था, इतने ज़्यादा पेपर थे तो आउट ऑफ सिलेबस का बड़ा इशू था। अब जब मैंने देखा ना कि मुझे इतने ज़्यादा MCQs नहीं आते,
सारे लोग परेशान बैठे क्योंकि सबका पेपर सेम था, सबको इतने एमसीक्यूज़ नहीं आते। अब मुझे ना वहाँ पे ऐसी आ रही कि यार मैंने पता नहीं 2 साल में पढ़ा क्या है, या मैं क्या करूँ अब इस तरीके से। तो मैंने ना वहाँ पे ईज़ी लिया चीज़ को। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर मुझे 50 एमसीक्यूज़ भी नहीं आते ना, तो सबको 50 नहीं आते होंगे, कोई मसला नहीं है। 50 का मेरा मार्जिन है, मैंने तो लेने 160 है, क्योंकि लास्ट टाइम मार्क्स कम आ रहे थे। अब जब मैंने एक बार सारा पेपर सॉल्व कर लिया, उसके बाद जब मैंने दोबारा देखा ना, तो उन 50 में से भी मेरे 30 सॉल्व हो गए, और 20 एमसीक्यूज़ ऐसे थे जो मज़ीद ज़्यादा मुश्किल तंग करने वाले थे। और जब मेरे पास टाइम ज़्यादा था, मैंने अच्छी तरीके से उन चीज़ों को समझ के किया कि तो वो चीज़ें भी मेरे लिए अच्छे तरीके से सॉल्व होंगी। तो जो आप लोग मार्जिन रख के जाते हैं, तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है कि आपके जो मार्क्स होते हैं ना, फिर आपके अच्छे आ रहे होते हैं, आपको मार्जिन होता है आपके पास रॉन्ग होने का। तो आपके रॉन्ग हो भी रहे हो तो आपको इशू नहीं आ रहा होता। सेकंड उसमें क्या करना है कि आप लोग जब वहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले आपने काम क्या करना है कि एग्ज़ाम देते वक्त ऐसे सब्जेक्ट को करें जो आपको बहुत अच्छा आता है। उस सब्जेक्ट को करने का फ़ायदा क्या होगा? अब मेरी वैसे फ़िज़िक्स स्ट्रॉन्ग थी सबसे ज़्यादा, तो मैं अगर फिज़िकल पेपर होता तो मैं सबसे पहले फ़िज़िक्स को करता, क्योंकि वो अच्छी आती थी। अब हर बंदे का डिफरेंट होता है, कुछ लोगों को बायोलॉजी अच्छी लगती होती है, कुछ लोगों को केमिस्ट्री अच्छी लगती होती है। तो सबसे पहले आपने ना उस सब्जेक्ट को करना है जो आपको अच्छा आता हो। अब अगर आप उस सब्जेक्ट को करेंगे जो आपको अच्छा आता होगा, तो आपका कॉन्सेप्ट बूस्ट हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि अच्छा मुझे तो इतने एमसीक्यूज आते हैं। अगर आपको बायोलॉजी अच्छी आती है, आपके 80 में से पहले ही 75 आपको एग्जैक्ट सही आ रहे थे, 4-5 ऐसे एमसीक्यू थे जो नहीं आते थे, वो भी फिर आपका ना एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि यार मेरा ना पेपर ऑलमोस्ट 95% अच्छा जा रहा है। फिर अगर आपके पास आगे एमसीक्यूज़ कुछ ऐसे आते हैं जो आपको ना भी आते हों, तो फिर आपके माइंड में होता है कि नहीं यार सारा पेपर मेरा अच्छा हो गया, इन एमसीक्यूज़ का क्या मसला है, इनको मैं ईज़ी टैकल कर लूँगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है, अपनी तैयारी पे कॉन्फिडेंस रखना है, और ये रखना है कि अच्छा जो चीज़ मुझे नहीं आती ना, वो सबको नहीं आती। और एग्ज़ाम में जाने से पहले ये नहीं सोचना कि मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हम स्टार्ट में सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि यार पता नहीं मेरा एडमिशन होगा नहीं होगा, इतने लोग हैं क्या होगा। तो ये चीज़ कभी भी नहीं सोचनी। जब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ना, तो बस इतना ही माइंड में रखना है कि बस मुझे सब आता है, मैंने सब करके आना है, और मैं जितने भी मार्क्स लूँगा ना सबके इतने ही आएँगे और इंशाल्लाह मेरा मेरिट बन जाएगा। तो इस तरीके से आपने एग्ज़ाम में इन चीज़ों को टैकल करना है, और बाकी कोशिश करनी है कि आपके वहाँ पे आपका फ़िज़िकल पेपर है ना, तो आपकी वहाँ पे मिस्टेक्स वो वाली ना हो रही हो फीलिंग वाली, क्योंकि वो बड़ी हो रही थी। अगर आप एक एमसीक्यूज़ को स्किप करते हैं एक बार और फिर दोबारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ को कर रहे होते हैं, तो आपको सीक्वेंस याद नहीं रहती और आप उसको वैसे ही फिल करते जाते हैं। तो उस तरीके से आपके जो मार्क्स होते हैं ना, वो कम आ रहे होते हैं अगर आप अच्छे तरीके से सॉल्व करके भी आ जाओ। और सेकेंडली क्या करना है कि सबसे पहले जब वहाँ पे जाएँ ना, दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ने हैं, अल्लाह को याद करें कि अल्लाह 4 महीने पढ़ा है तो इंशाल्लाह बेहतरी ही होगी। तो अल्लाह से भी अपना कनेक्शन बहाल रखें, इन सारी चीज़ों को फॉलो करें, और वहाँ पे फीलिंग का गलत करके नहीं आना। तो इंशाल्लाह अगर आप इन सब चीज़ों को याद रखेंगे, वहाँ पे कॉन्फिडेंट रहेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वहाँ पे बैठ के ये नहीं सोचना मेरा एडमिशन ना हुआ तो क्या होगा, इतने लोग हैं, मेरे पे इतनी उम्मीदें हैं, फलां-फलां, ये सारी चीज़ें होती हैं प्रिपरेशन करते वक़्त। जब आप वहाँ पे पहुँच गए तो इन सारी चीज़ों को दिमाग से निकाल दें। बस जो आपकी चीज़ माइंड में होनी चाहिए ना, वो सिर्फ़ यही होनी चाहिए कि बस इंशाल्लाह मैं ये कर लूँगा इस बार एनएमडी कैट को, और मुझे जो एमसीक्यूज़ नहीं आते वो सबको नहीं आते, और सबके लिए पेपर सेम होगा। कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस आ भी जाते हैं, तो फिर वहाँ पे आपने परेशानी हो ना, जो चीज़ आपके लिए आउट ऑफ सिलेबस है ना, वो सबके लिए आउट ऑफ सिलेबस है। तो इंशाल्लाह आप लोगों ने इन चीज़ को फॉलो करना है, एनुअल डेज़ को ज़ाया नहीं जाने देना, अच्छे तरीके से पढ़ें। पढ़ने का दिल मुझे पता है नहीं कर रहा होता एनुअल डेज़ में, क्योंकि आपने पूरे 4-5 मंथ उन चीज़ को पढ़ा होता है, फिर बार-बार वो पढ़ने को दिल नहीं करता। तो लेकिन इनको वेस्ट ना करें इन डेज़ को, और अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें। बाकी पेपर जो है उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करके आना है, कॉन्फिडेंट रहना है और यकीन रखना है। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, आपके लिए बहुत सी दुआएँ, बेस्ट ऑफ लक।